हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मेरे पास साइंस की बुक है जिसके 4 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 42 पर है। लेसन का जो नेम है मेजरमेंट मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन मतलब गति। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर को सबसे पहले हम पूरा की पूरा हिंदी में समझेंगे और उसके बाद इसका दिया हुआ आगे जो बुक वर्क है वो पूरा करेंगे। तो आप अपनी जो लेसन है वो रीडिंग कर लीजिएगा, उसका जो हिंदी में मतलब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें हम परिवहन के साधनों की कहानी पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे यानी माप पढ़ेंगे, गति और विराम पढ़ेंगे और गति के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाला शुरू करते हैं, स्टोरी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के साधनों की कहानी। परिवहन का इतिहास जो है वो मानव युग से शुरू होता है और समय के साथ बदलता रहता है। परिवहन का पहला साधन मानव पैर था। लोग स्थानों तक यानी जब लोग दूसरे स्थानों पे जाते थे तो अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। वो लंबी दूरी तय करने के लिए वो पैदल पैदल ही अपनी जो यात्रा है वो पूरा करते थे। इस प्रकार के परिवहन में किया गया सुधार, पहला सुधार विभिन्न सतहों के अनुकूल होना था। उदाहरण के लिए बर्फ और पाले वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग कील जैसे उपकरण पहनते थे ताकि वे जमीन पर ना फिसलें। लोग जानते थे कि पेड़ और लट्ठे पानी पर तैरते हैं, इसीलिए उन्होंने बैठने की जगह बनाने के लिए लट्ठों के बीच के हिस्से को खोद दिया। यानी मोटे मोटे जो लकड़ी होती थी, मोटी मोटी लकड़ी के बीच के हिस्से को थोड़ा सा खोद दिया और उसमें बैठ गए, ताकि वो लोगों को पहले पता ही था कि जो लकड़ी है वो पानी पर तैरती है। इससे लोगों को परिवहन के साधन के रूप में जल निकायों यानी कि पानी में जाने का उपयोग करने में मदद मिली। लगभग 3500 ईसा पूर्व में पहले पहिए वाले वाहनों का उपयोग किया गया था। छोटे भार के परिवहन के साधन के रूप में पहियों को गाड़ियों और रथों से जोड़ा गया था। लगभग उसी समय परिवहन इतिहास का निर्माण हुआ। लोगों ने वाहन को निर्देशित करने के लिए साधारण लट्ठों को नियंत्रित करने योग्य नदी नावों रिवर बोट्स के रूप में विकसित किया। यहाँ से लोग परिवहन के साधनों के रूप में घोड़ों जैसे जानवरों को पालतू बनाने लगे। लोगों और छोटे सामानों के परिवहन के साधन के रूप में जानवरों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। अब देखिए, पहिए की खोज के साथ परिवहन इतिहास में बदलाव, चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री विद द डिस्कवरी ऑफ व्हील। पहिए की खोज के कारण अन्य छोटे उपकरण जैसे हाथ गाड़ी उपयोग में आए। इसके बाद परिवहन के मौजूदा साधनों में लगातार सुधार किया गया। उदाहरण के लिए लोहे के घोड़ों की नाल का उपयोग एक आम बात बन गई। इसके बाद परिवहन के विभिन्न तरीकों को मिलाना एक संभावना बन गई। उदाहरण के लिए घोड़ों से खींचे जाने वाले वाहन, गाड़ियां या बग्गियां। अब देखिए पेज नंबर 43 पर, बग्गियां, स्टीम बोट, भाप की नावें, साइकिलें और यहाँ तक कि हॉट एयर बैलून भी चालू वाहन बन गए जिनका उपयोग बड़े पैमानों पर किया जाता था। पहला गैस इंजन वाहन वर्ष 1862 में जीन लेनॉयर द्वारा बनाया गया था और इसके बाद वर्ष 1867 में पहली मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। अंत वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने इंजन के साथ पहला मानवयुक्त हवाई जहाज डिजाइन किया। वर्ष 1926 में पहला तरल प्रणोदित रॉकेट लिक्विड प्रॉपर रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर, जेट और होवरक्राफ्ट जैसे अन्य वाहन आए। किसी को कितनी दूरी तय करनी है इसके आधार पर परिवहन के साधनों का निर्माण लिया जाता है। वर्तमान में मौजूद परिवहन के प्रकार नीचे दिए गए हैं: भूमि परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और एविएशन। स्पेस ट्रैवल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को गति यानी कि मोशन कहा जाता है। चलते हुए लोग, चलते हुए जानवर, वाहनों की आवाजाही और पतंगों का उड़ना गति के उदाहरण हैं, यानी इनको हम मोशन कहते हैं। अब देखिए मेजरमेंट, किसी अज्ञात मात्रा की किसी ज्ञात निश्चित स्थिरांक यानी कांस्टेंट से तुलना करके मापने की क्रिया को मेजरमेंट कहा जाता है। माप में मानक इकाइयाँ और संख्याएं होती हैं। माप की मानक इकाइयों के विकास से पहले लोग माप की मनमानी इकाइयों का उपयोग करते थे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली माप प्रणाली है और यह मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS प्रणाली पर आधारित है। माप के लिए बुनियादी मात्राएं लंबाई, वजन और समय है। लंबाई की इकाई मीटर है, वजन की किलोग्राम है और समय की सेकंड है।
मापन किसी चीज़ के आकार परिमाण का निर्धारण है। उसे अज्ञात मात्रा की समान प्रकृति के कुछ मानक मात्रा से तुलना करने को माप इकाई के रूप में जाना जाता है। माप को समान प्रकार की कुछ ज्ञात मात्रा के साथ अज्ञात मात्रा की तुलना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए पेज नंबर 44 पर, मनुष्य ने न केवल आवश्यकताओं को महसूस किया है बल्कि विभिन्न मापों के लिए तरीके भी विकसित किए। माप की यह आवश्यकता अब मानव सोच का एक अभिन्न अंग है। माप के विभिन्न तरीकों में निरंतर सुधार किया जा रहा है। अब देखिए एक्टिविटी उद्देश्य, माप की अपनी खुद की समान प्रणाली विकसित करना। प्रक्रिया, अपने शिक्षक की मेज के बराबर लंबाई का एक धागा चुनें। जो आपके टीचर हैं उनकी जो टेबल है उसकी लेंथ नापनी है और एक धागा जो है उसी नाप का आपको चुनना है। इस धागे का उपयोग करके मेज की लंबाई मापें। मेज से कम लंबाई मापने के लिए आप धागे को मोड़ सकते हैं और इससे 1.5, 1/4 एंड 1/8 धागे की लंबाई से चिह्नित कर सकते हैं। सभी छात्रों को मानक लंबाई के रूप में ही एक ही मेज का उपयोग करके मापना चाहिए। आपने अपने परिणामों की तुलना अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के परिणाम। अब देखिए अवलोकन, मानक लंबाई के रूप में एक ही मेज को चुनने से सभी माप एक समान होने से मदद मिलती है। सभी छात्रों को समान परिणाम मिले होंगे। किसी विशेष मात्रा को मापने के लिए आपको यह जानना चाहिए माप की इकाइयों की संख्या जो विशेष मात्रा मापती है। अब देखिए एनसाइंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी माप की प्राचीन इकाइयाँ। प्राचीन काल में लोग लंबाई और दूरी की माप की विभिन्न इकाइयों के रूप में हाथ की चौड़ाई यानी हैंड स्पेन, बाहु क्यूबिट और हाथ की लंबाई और कदम फुट स्टेप का उपयोग करते थे। सहपाठी का हैंड स्पेन यानी क्लासमेट हैंड स्पेन, खिंचाव होने पर यह अंगूठे और छोटी उंगली के सिरे के बीच की लंबाई होती है। अब क्यूबिट, यह बीच की उंगली के सिरे और कोहनी के बीच की लंबाई होती है। उंगली के सिरे और कोहनी के बीच, ओके। और थर्ड पे आर्म लेंथ, यह कंधे और बीच की उंगली के बीच की लंबाई है। और फुट स्टेप, यह पैर के अंगूठे और एड़ी के बीच की लंबाई है। अब देखिए आपको क्लास डिस्कशन में क्या करना है। आप एक स्केल का उपयोग करके अपने सहपाठी की ऊंचाई कैसे माप सकते हैं। अपने किसी सहपाठी से दीवार के सहारे पीठ सटाकर खड़े होने के लिए कहें। उसके सिर के ठीक ऊपर एक 30 सेंटीमीटर का स्केल क्षैतिज रूप से रखें और दीवार पर एक निशान बनाएं। अब रूलर की मदद से फर्श से इस निशान तक की दूरी मापें। यह दूरी उस सहपाठी की ऊंचाई देगी। साथ ही अपनी कक्षा में इस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें। अब देखिए पेज नंबर 45 पर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हैंड स्पेन, क्यूबिट, आर्म लेंथ और फुट स्टेप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी मनुष्य के हाथ, पैर और उसके बाह की लंबाई एक समान नहीं होती है। इसीलिए माप की इन इकाइयों में सटीकता की कमी होती है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ने मापों की मानक इकाइयों को एक सेट को स्वीकार किया है। इकाइयों की इस मानक प्रणाली को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई इकाइयाँ के रूप में जाना जाता है। अब देखिए लंबाई की एसआई इकाई मीटर एम में है। द्रव्यमान मास की एसआई इकाई किलोग्राम है। समय की एसआई इकाई सेकंड है। कभी कभी आपको बहुत लंबी लंबाई मापने की आवश्यकता होती है और कभी कभी बहुत छोटी लंबाई। इसीलिए आवश्यकता के आधार पर लंबाई की इकाई के विभिन्न सरल गुणक और उपगुणक उपयोग किए जाते हैं। यानी मीटर, किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई मीटर में मापी जाती है। दो स्थानों यानी कस्बों के शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है और एक किताब की लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाती है। एक तार की मोटाई मिलीमीटर में मापी जाती है। मानक माप इकाई यानी मीटर का उपयोग करके लंबाई का माप विभिन्न मापने वाले उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। लंबाई के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मापने वाले उपकरण मीटर स्केल या मीटर रॉड और मापने वाले टेप, मेजरमेंट टेप है। यानी आपको अगर किसी चीज़ का माप लेना है तो आप मेजरमेंट टेप से लेंगे, स्केल से लेंगे। तो ये ऐसे कुछ उपकरण हैं, मीटर रॉड, मीटर मापने वाली टेप, मेजरमेंट टेप या फिर आपका स्केल। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड की गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग जो है जैसे कि अभी बुक में बताया कि वो अपने कलाई से नाप रहे हैं, हाथ से नाप रहे हैं, पैर से नाप रहे हैं। लेकिन सभी
सभी लोगों का जो हाथ है, पैर है, तो इनकी सभी की जो लंबाई चौड़ाई है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे फिर उन्होंने जो है मापने का एक सटीक तरीका अपनाया, और मेज़रमेंट टेप हो गया, स्केल हो गया, जो कि बिल्कुल सभी स्केल का, सभी मेज़रमेंट टेप का, सभी का जो माप है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए ये तरीका जो है अपनाया गया। अब देखिए एक्टिविटी क्या करनी है। धागे का उपयोग करके एक घुमावदार रेखा यानी कर्व लाइन की लंबाई नापना है। कागज की एक शीट लें जिस पर एक घुमावदार रेखा खींची गई हो और धागे का एक टुकड़ा लें। अब कागज को एक चिकनी सतह पर रखें। धागे के एक सिरे के पास पेन से स्पष्ट निशान बनाएं। इस निशान को घुमावदार रेखा के शुरुआती बिंदु पर रखें। अब अपने अंगूठे या उंगलियों की मदद से धागे को रेखा के साथ छूते हुए उसका एक छोटा सा हिस्सा लें। अपनी उंगली या अंगूठे की स्थिति ए से स्थिति ए तक ले जाएं। घुमावदार रेखा के अगले हिस्से के लिए दूसरे छोर यानी बिंदु बी तक यही दोहराएं। दो निशानों के बीच धागे की लंबाई घुमावदार रेखा की लंबाई के बराबर होती है। एक घुमावदार रेखा जिसे चाप भी कहा जाता है एक वृत्त के हिस्से को दर्शाती है। किसी भी प्रकार की सटीकता के साथ सीधे किनारे वाले रूलर से वर्ग को मापना मुश्किल है। घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का प्रयोग करें। धागे के एक सिरे के पास एक गांठ बांध लें। इस गांठ को शुरुआती बिंदु पर रखें। अब धागे का एक छोटा सा हिस्सा रेखा के साथ रखें। धागे को एक अंतिम बिंदु पर एक हाथ से पकड़ें। दूसरे हाथ का उपयोग करके धागे के थोड़े और हिस्से को घुमावदार रेखा के साथ में खींचें। इस प्रकार को तब तक दोहराते रहें जब तक कि घुमावदार रेखा को दूसरे छोर पर ना आ जाए। अब धागे की लंबाई मापें। हमारे दैनिक जीवन में मापने के लिए हमें लकड़ी, प्लास्टिक, धातु से बने फुट रूलर का उपयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 46 पर लगभग 80 सेंटीमीटर, यह 80 सेंटीमीटर तक मापता है। कपड़ा व्यापारी आमतौर पर धातु की जो मीटर छड़ का उपयोग करते हैं। दर्जी मापने के लिए टेप का उपयोग करता है। लंबी दूरी मापने के लिए 5 से 5 मीटर लंबाई के टेप का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सेंटीमीटर। 1 मीटर की लंबाई को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। 1 मीटर का प्रत्येक 1 से 100वां भाग 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर लंबाई को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक 1 से 10वां भाग मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का 1 मीटर का 1 से 1000वां भाग होता है। उदाहरण के लिए 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, जो कि छपाई तकनीकी रूप से 1000 मीटर है। अब देखिए गति और विराम यानी मोशन एंड रेस्ट। गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय और परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम सड़क पर खड़े होकर एक चलती कार को देखते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे संबंध में और विभिन्न तरह समय अंतरालों उसकी स्थिति लगातार बदल रही है। तो कार गति में यानी कार मोशन में है। विराम, हम कह सकते हैं कि एक पिंड विराम अवस्था में है यदि वह समय और परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलता। उदाहरण के लिए एक खड़ा पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रहता है यदि आप उसे विभिन्न समय अंतरालों पर देखते हैं, इसीलिए इसे विराम की स्थिति कहा जाता है। अब देखिए विराम और गति सापेक्ष शब्द हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जब हम कहते हैं कि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो पहले हम यह मान लेते हैं कि पृथ्वी विराम अवस्था में है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। इसीलिए पृथ्वी पर मौजूद हर चीज़ भी गति में है। अब देखिए गति के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। हर चीज़ स्वाभाविक रूप से हिलना और बदलना चाहती है। मैकेनिक्स की दुनिया में गति के 5 बुनियादी प्रकार हैं। गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक मोशन, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन वह गति जिसमें कोई पिंड समग्र रूप से गति करता है और उसका प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करता है। स्थानांतरीय गति कहलाती है। कार की गति और सेब का गिरना आदि स्थानांतरीय गति कहलाती हैं। अब देखिए पेज नंबर 47 पर रास्ते के आधार पर यानी पथ, रास्ते के आधार पर स्थानांतरीय गति निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलीनियर मोशन और रैंडम मोशन, यानी कि रेखिक या सरल रेखीय गति लीनियर
और रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी सी बात है, रेखिक गति वह है जो एक सीधी रेखा में चलती है, जैसे हमारे रेखिक एक्वेटर्स। समय जहाँ तक हम जानते हैं एक रेखिक गति में चलता है। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, परेड में चलते हुए सैनिकों की टुकड़ी, कैरम बोर्ड पर सिक्के को मारता स्ट्राइकर। अब देखिए कर्विलीनियर मोशन, यह एक्सिस नामक एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में किसी पिंड की गति है। वक्र रेखीय गति में एक पिंड उसी बिंदु पर पहुंचता है जहां से वह शुरू होता है। उदाहरण के लिए घड़ी की सुई की गति और एक रस्सी से बंधी और घुमाई गई गेंद की गति। अब देखिए रैंडम मोशन। रैंडम मोशन वह गति है जो अनियमित तरीके से दिशा बदलती है, जैसे घुमावदार ट्रैक पर चलती ट्रेन, परेड में उड़ती तितली, खेल के मैदान में हॉकी खिलाड़ियों की हलचल। अब देखिए रोटेटरी ऑफ सर्कुलर मोशन, जब कोई पिंड इस तरह से गति करता है तो उसके भाग एक निश्चित समय में अलग अलग दूरियां तय करते हैं, तो कहा जाता है कि उसमें घूर्णन गति यानी कि रोटेटरी गति है। प्राचीन काल में खोजी जाने वाली गतियों में यह गति भी शामिल थी। अब जैसे चलता हुआ पंखा और पवन चक्की, पृथ्वी का अपनी धुरी और सूर्य के चारों ओर घूमना, स्पाइनिंग टॉप लट्टू की गति, मेरे गो राउंड झूले की तरह झूलना। अब देखिए पेज नंबर 48 पर यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। सबसे पहले 5.3 वाली, पत्थर के एक टुकड़े में धागे का एक टुकड़ा बांधें, धागे के मुक्त सिरे को पकड़ें और पत्थर को खुद से दूर रखें। अब तेजी से घुमाएं। पत्थर का टुकड़ा आपके शरीर के चारों ओर गति करने लगता है। जब आप घुमाते हैं तो अपने सिर और पत्थर की गति का निरीक्षण करें। समान और असमान गति यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसी कण या पिंड की गति को जब समान कहा जाता है तब वह समान समय अंतराल के समान दूरी तय करता है। किसी कण या पिंड की गति को असमान या नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है यदि वह समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। उदाहरण के लिए भीड़भाड़ वाली सड़क पर कार की गति और एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाली तितली की गति। अब देखिए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। अब देखिए यहाँ पर ऑस्किलेटरी और कंपनी वाइब्रेटरी दोनों गतियों में गतियाँ दोहराव वाली होती हैं और यह एक एकल दोलन या कंपन को पूरा करने में लगने वाला समय समान रहता है। वह गति जहाँ एक वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो आवृत्ति गति पीरियोडिक मोशन कहलाती है। उदाहरण के लिए घड़ी की सुइयों की गति भी एक आवृत्ति गति है। वह गति जो समय के नियमित अंतराल पर नहीं दोहराई जाती है और गैर आवर्ती गति नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। दिल की धड़कन एक गैर आवर्ती गति है। जो आप तेजी से दौड़ रहे होते हैं तो या चल रहे होते हैं, आदर्श रूप से बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं तो दिल की धड़कनें अलग होती हैं। देखिए ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, जो कुछ भी डोलता है वह आगे पीछे होता है। कोई भी चीज़ जो एक निश्चित अवधि के बाद गति चक्र को दोहराती है उसे दोलन माना जाता है। इस प्रकार की गति हमारी दुनिया में हर जगह पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक स्प्रिंकलर सिस्टम, घड़ी का पेंडुलम या ध्वनि तरंगे। एक से अधिक प्रकार की गति, मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। कई वस्तुओं में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की गति देखी जा सकती है, यानी विभिन्न प्रकार की गतियों का संयोजन। चलती हुई कार का पहिया एक साथ वृत्तीय यानी सर्कुलर और सरल रेखीय गति प्रदर्शित करता है। अपनी कक्षा में घूमती हुई पृथ्वी एक ही समय में वृत्तीय और गुरुत्वाकर्षण गति दिखाती है। जब एक गेंद को झुकी हुई सतह पर रखा जाता है तो यह घूर्णन और वृत्तीय गति दोनों करती है। एक चलती ट्रेन के पहिए में स्थानांतरीय के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है क्योंकि यह घूमते समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। सिलाई मशीन में सुई की गति दोलन। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ वर्ड्स गैलरी है, समझ लेते हैं। मोशन कहते हैं गति या हिलने डुलने का एक तरीका। एक्यूरेटर्स कहते हैं एक उपकरण जो किसी तंत्र को चलाने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। स्पिनिंग कहते हैं रेसे को सूत में बदलना। और स्प्रिंकल कहते हैं किसी पदार्थ के कण छिड़काव। वाइब्रेशन कहते हैं कंपन। और ब्रिस्कली कहते हैं तेजी से यानी सक्रिय। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट और इसके बाद इसका बुक वर्क दिया हुआ है जो कि अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए
देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ये भी मैंने फिल कर दिए हैं। और यहाँ पर वन वर्ड के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैंने सामने ही नोट कर दिए हैं, तो ये आंसर आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको नोटबुक में भी करने हैं। और इसके बाद देखिए अगले पेज पर ई के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैंने दूसरे पेज पर नोट किए हैं, नोटबुक के पेज पर, तो वहाँ से आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद एफ वाले के क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की के सॉल्यूशन के साथ में वीडियो भी बना रही हूँ, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको और क्लासेस की भी वीडियो मिल जाएंगी, और साथ में आपकी ही क्लासेस के दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी अवेलेबल है। वीडियो पसंद आया है, चैप्टर समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।